हेलो ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए लोगो, ये हमारे ऐप का लोगो है। और जिन बच्चों ने अभी तक ये ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जाकर के संभव यस वी कैन ऐप। यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए आपका बहुत अच्छा सा कोर्स आ चुका है। वीर हनुमंता बैच कोर्स कंप्लीट कोर्स है आप लोगों के लिए, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ओनली 500 पर मंथ फीस में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, फटाफट ज्वाइन करिए। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आज का इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि आखिर समाजशास्त्र का ये एक विषय के रूप में कैसे आया, और एक विषय के रूप में इसका विकास, और जो इसके विचारक हैं वो कौन कौन से रहे इनिशियली, है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि समाज के बारे में कभी बात नहीं हुई। समाज के बारे में सदैव से बात होती आई, हजारों साल से देखा जाए तो समाज की जो समस्याएं हैं उन पर विचार व्यक्त होते आ रहे हैं। चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अरस्तु की पॉलिटिक्स बुक्स हो, इन सबसे यही पता चलता है कि डिस्कशन पहले भी होते रहे हैं। समाज की समस्याओं के बारे में या समाज से संबंधित जो विचार हैं वो आते रहे हैं सदियों से। लेकिन कभी भी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया, कभी भी इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रखा गया। अगर बात हुई भी समस्याओं के बारे में तो वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा हुई। लेकिन समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का, एक विषय के रूप में स्टैब्लिश करने का जो काम है वो बहुत बाद में हुआ जाकर के। इसीलिए जो हमारा समाजशास्त्र है वो बहुत ही नवीन विषय के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, बहुत ही नए विषय के रूप में दिखाई पड़ता है। बल्कि और जो सामाजिक विषय हैं और जो सोशल साइंसेज हैं वो बहुत पहले डेवलप हो चुके थे। तो समाज का विज्ञान है, और समाज में होता है ना ये सारी चीजें, कि एक मनुष्य को या ह्यूमन बीइंग को ना क्यूरियसिटी होती है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। जैसे पर्यावरण में जो होने वाली घटनाएं हैं, सूर्य, चांद, सितारे, बारिश होना, है ना, दिन रात का होना, और बहुत सारी जो घटनाएं, और खगोलीय घटनाएं, और बहुत सारी। तो इन सब चीजों के बारे में मनुष्य जो है वो ज्यादा क्यूरियस रहा शुरुआत से ही। उसके चारों तरफ घटने वाली घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं, उन सब में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, और उस पर वो ज्यादा रिसर्च करने लग गया। बात जब संबंधों की आई, बात जब मानवीय अंतः क्रियाओं की आई, तो ये बहुत बाद का विषय था, क्योंकि देखो ये बहुत जटिल विषय भी है कि आखिर ये जो संबंध हैं वो कैसे बनते हैं। सामाजिक संबंधों की बात की जाए, सामाजिक समूहों की बात की जाए, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात की जाए, सामाजिक क्रियाओं की बात की जाए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला विषय है। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। तो आखिर इसके बारे में तो साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए, या एंथ्रोपोलॉजिकल वे में देखा जाए, ऐसे सोशियोलॉजिकल वे में देखा जाए, इसीलिए ये सारे जो विषय के रूप में है बहुत बाद में आए। और खास करके जो हमारा समाजशास्त्र है ये काफी बाद में डेवलप हुआ। तो हजारों साल से समाज की समस्याओं पर विचार होता रहा। जैसे कि हम देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या अरस्तु की पॉलिटिक्स बुक हो, इन सब बुक जो है ये प्रमाण है इस चीज का। सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया वो किया गया अगस्ट कॉम्टे के द्वारा, और अगस्ट कॉम्टे प्रभावित थे सेंट साइमन से। सेंट साइमन उनके फ्रेंड भी थे, उनके गुरु भी थे। ये 19th सेंचुरी में इनके दिमाग में आया। देखो यहाँ पर देखा जाए तो 1838 में ये जो सोशियोलॉजी शब्द है वो कॉइन किया गया ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। और ऑगस्ट कॉम्टे इसलिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। एक स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र की तरह ही एक सामाजिक विज्ञान है ये। अन्य विषयों की भांति एक व्यवहारिक रूप से ये परिपक्व और स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है। समाज का विज्ञान होने के नाते इस विषय की उत्पत्ति तभी से मान लेनी चाहिए जब से स्वयं समाज का निर्माण हुआ है। मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ किया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक नवीन विषय है, और एक संस्थागत विषय के रूप में इसका जो इतिहास है, जब 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 मतलब अब तो टाइम बढ़ता ही जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि 200 साल से, है ना, इस तरीके से जो साल दर साल जो है बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अबाउट 1838 से 2025 का आप मान लीजिए, इतना पुराना है हमारा समाजशास्त्र, इससे ज्यादा नहीं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं हमारे अगस्ट कॉम्टे। और
ऑगस्ट कॉम्टे आखिर क्यों इस फेवर में थे कि समाज का अध्ययन किया जाए, प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया जाए? तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी उस समय, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चली उस समय, जर्मनी, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम जो है वो दिख रही थी, उससे उथल पुथल मची मची हुई थी उन समाजों में, उन देशों में। तो उन समस्याओं को स्टडी करने के लिए, उन समस्याएं कैसे दूर हो, उन समस्याओं से कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन सब चीजों को दूर करने के लिए देखा जाए तो ये समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया हमारा समाजशास्त्र। इस विषय के विकास में फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, जैसे मैंने बताया अभी, कि उस समय 19वीं सेंचुरी में यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, और उसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में चेतना और बौद्धिक जिज्ञासा में वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। माना यह जाता है कि इन दशाओं के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक चिंतन विकसित हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप ये नवीन विज्ञान अस्तित्व में आया। अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नोटेबल पॉइंट है। अमेरिका में एक विज्ञान के रूप में 1876 ईस्वी में, फ्रांस में 1889 ईस्वी में, और इंग्लैंड में 1960 में ये प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र विषय। बाकी सभी देशों में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि सामाजिक पहलुओं के अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही, फिर भी समाजशास्त्र विषय का एक संस्थागत विषय के रूप में उद्भव और विकास 19वीं सेंचुरी में हुआ, जो कि अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1838 में। उसके बाद में बहुत सारे क्लासिकल थिंकर्स हमारे जुड़ते चले गए हैं, जिनकी एक पूरा क्रम है, एक पूरा उनका देखा जाए तो जितने क्लासिकल थिंकर हैं हम पढ़ते हैं एक लाइन से, जैसे आप देखते हैं ना कि ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, या दुखीम हो गए, स्पेंसर हो गए, मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, है ना, ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं हम एक लाइन से देखते चले जाते हैं। 19वीं सेंचुरी में फिर क्यों, कैसे डेवलप हुआ, समाजशास्त्र के विकास कैसे हुआ, इसमें अनेक बौद्धिक और भौतिक स्थितियां, परिस्थितियां योगदान देती हैं अपना। वो कौन सी भौतिक स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, उसके बारे में बोटो मोर कहते हैं कि ये 4 परिस्थितियां थी जिन्होंने योगदान दिया समाजशास्त्र के विकास में। एक तो इन्होंने राजनीतिक दर्शन की बात की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकली तो सोच ही रहे थे, जितने भी थिंकर्स थे वो पॉलिटिकली सोच रहे थे या फिलोसफिकली सोच रहे थे समाज के बारे में। तो जो ये पॉलिटिकली फिलोसफी चल रही थी उस वक्त, उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि राजतंत्र ज्यादातर हुआ करता था, जैसे हम पढ़ते हैं कि राजा, महाराजा, रानियां, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं। तो राजनैतिक दर्शन, मतलब राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, मतलब लोकतंत्र हो, तो इन सब चीजों पे चर्चा हो रही थी कि समाज को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, कैसे एक प्रॉपर वे में हमारी जो सोसाइटी है वो चलती चली जाए। जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते रहते थे ना भाई, भाई राजा भी तो निरंकुश हो जाता था ना कभी कभी। तो इसमें जितने भी राजनीतिक दर्शन से जुड़े हुए लोग थे, जैसे अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, रूसो हो गए, सुकरात हो गए, तो ये अपने अपने विचार जो है वो समय देते रहते थे कि भाई देखो, ये अगर ये व्यवस्था हम चेंज करना चाहते हैं, ये व्यवस्था ये प्रॉपर तरीके से चलती रहे, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती रहे, समाज हमारा प्रॉपर अच्छी तरीके से चलता रहे, तो ये व्यवस्था यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र, या इस तरीके को कोई प्रॉपर एक व्यवस्था अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाए सोसाइटी के लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी, वो बेटरमेंट के लिए होगा। यानी कि चाहे अरस्तु हो, प्लेटो हो, रूसो हो, सुकरात हो, इन्होंने पुराने जो राजनीतिक मूल्य थे और पुरानी जो परंपराएं थी उनको उखाड़ फेंकने का सुझाव दिया। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था कि पुराने मूल्यों के रहते नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अरस्तु हो, प्लेटो है, रूसो है, सुकरात है, इन सभी का मानना ये था। इतिहास का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद एक स्टेप और जब आगे चले हमारे विचारक गण, तो उन्होंने फिलोसफिकल वे में सोचना शुरू किया। फिलोसफिकल वे जैसे आप देखते हो ना, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेज बताई थी कि मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तर इन्होंने बताए थे। बौद्धिक विकास के
तीन स्तर। तीन स्तर में उन्होंने बताया था कि देखो, एक तो धर्मशास्त्रीय है, थियोलॉजिकल। दूसरा इन्होंने तत्वशास्त्रीय बताया, मेटाफिजिकल। और तीसरा इन्होंने प्रत्यक्षवादी बताया, यानी कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ये ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा बताया गया था। तो इनका मतलब यही था कि हमारा जो समाज है वो इसी तरीके से चला है। पहले हम धर्म पे पूरी तरीके से आश्रित थे, फिर हम थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगे, उसके बाद में हम प्रत्यक्षवादी यानी कि अब साइंटिफिक एज में है, यानी कि अब आधुनिक समाज के अंदर है। तो पहले जो व्यवस्था के बारे में धर्म से जुड़ा हुआ या राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई विचारधाराएं थी, अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लग गई आगे चल करके, और ये फिलोसॉफिकल वे में देखने लगे कि हमारा जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। इतिहास के आधार पे हम ये चीज को एनालाइज करेंगे कि आखिर आज का जो सोसाइटी वो कैसा है। पास्ट को हम देखेंगे, पास्ट को एनालाइज करेंगे, तो उससे हमें बहुत कुछ अपने समाज के बारे में समझ में आएगा, और फ्यूचर के बारे में भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस काल के जितने भी विचारक थे ना, इतिहास के दर्शन, जैसे हम देखते हैं हीगल है, मार्क्स है, एडम स्मिथ है, कॉम्टे है, फर्गुसन है, ये सारे के सारे थिंकर जो है वो समाज के विकास और परिवर्तन का एक नए तरीके का विश्लेषण लेकर के आते हैं, जिसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। बौद्धिक प्रयास इनका आज भी हमें देखने को मिलता है, आज भी इस चीज के बारे में बात होती है। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है ना, उद्विकास के जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे समाजशास्त्र के अंदर। लेमार्क है, डार्विन है, जब इन लोगों ने बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में जब विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जीव का क्रमिक विकास होता है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें चलती हैं। जैसे एक छोटे से बीज से धीरे धीरे क्रमशः विकास होकर के एक बड़े पेड़ के रूप में जो है, एक बीज जो है देखने में इतना सिंपल सी चीज लगती है कि इस बीज से एक इतने बड़े पेड़ का निर्माण हो जाएगा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, लैमार्क हो, डार्विन हो, खास करके डार्विन से अडॉप्ट किया गया था हमारे समाजशास्त्र के अंदर। तो इन्होंने कहा कि चीजें जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती हैं, इवोल्यूशनरी वे में चलती हैं, इनका एक क्रमिक विकास होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया। और जीव का भी ऐसे, जीव या वस्तु का विकास जो है वो इसी तरीके से होता है, उद्विकासीय क्रम में होता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर की ही बात की जाए, मानव की ही बात की जाए, तो वो भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आता है, एक भ्रूण के रूप में ना, एक बीज, लाइक अ बीज के रूप में ही होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, फिर शिशु रूप में, फिर धीरे धीरे वो बचपन में फिर यंग होता है, फिर है ना, इस तरीके से पूरी जो है एक अवस्था चलती है, शिशु अवस्था से वृद्धावस्था की अगर हम पूरा देख लें तो। अब ये चीज जब देखी हमारे समाजशास्त्रियों ने, यानी स्पेंसर ने, उनको बहुत अच्छा लगा, उनका समाज का भी विकास भी ऐसा ही हुआ होगा। समाज भी आज की चीज तो है नहीं, समाज भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। समाज को भी देखा जाए तो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर के आधुनिक समाज यानी मॉडर्न सोसाइटी तक की जो यात्रा है, जो एक जर्नी है, वो हवा में तो है नहीं। यानी इसकी भी, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सडन चेंज होता हो, अचानक से परिवर्तन हो जाता हो, हमें दिखाई देता हो, तो दिखाई तो देता नहीं है। हम जब पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, लाइक 25 साल पहले हम देखते हैं कि समाज हमारा कैसा था, सोसाइटी हमारी कैसी थी, भूली बिसरी यादों में, जैसे आप लोग देखते नहीं हो कभी कभी सोशल मीडिया पे, पहले हमारे हमारे शहर में ये हुआ करता था, पहले हमारे गांव में, पहले हम ये खेल खेलते थे, पहले हमारा जीवन ऐसा था। तो ठीक वैसे ही अभी बहुत परिवर्तन हो गया है, और इसके आगे 25 साल बाद और परिवर्तन होगा, और चेंजेस आएंगे। तो हम इन सारी चीजों को याद रखेंगे कि भाई हम लोग ऑनलाइन पढ़ा करते थे, हम लोगों के पास में ये साधन थे, हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे परीक्षाएं हुआ करती थी ना। चेंजेस आते हैं, बट बहुत ही ग्रेजुअली आते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं, सडन चेंजेस नहीं होते। तो ये चीज जो है ये स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस की सोशोलॉजी के अंदर, कि किस तरीके से जो है हमारा समाज भी उद्विकासी परंपरा में चलता है, उद्विकासी तरीके से जो है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, स्पेंसर हो चाहे वो मॉर्गन हो, यहाँ पे जो थिंकर्स जुड़े हुए हैं ना इस उद्विकास के जैविक सिद्धांत से, तो इसमें आ जाएंगे आपके स्पेंसर, इसमें आ जाएंगे मॉर्गन, है ना, ये सारे विचारक हैं जो कि सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजशास्त्र के विकास के अंदर। बहुत सब, जैसे हमने देखा ना कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, और भी अनेक प्रकार की रिवोल्यूशन उस समय हो रही थी।
पूरे विश्व में एकदम उथल पुथल मची हुई थी, और ये सारी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको उत्पन्न कर रही थी। और समस्याओं का वो चाहे समस्या आर्थिक रूप में हो चाहे सामाजिक रूप में हो, इस तरीके की समस्या जब आ रही थी तो उसके लिए फिर ना कहीं ना कहीं सर्वे मेथड के रूप में या बहुत सारी जो रिसर्च किए गए कि भाई ये इसका क्या परिणाम है, क्यों समस्या उभर रही है, क्यों समस्या को दूर करने के उपाय क्या होंगे। तो इस तरीके से प्रयास किए गए। तो उस फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं जो आगे विकास करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से अगर दो देखा जाए, इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण ने प्रारंभ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक विशेष शाखा के रूप में इतिहास का दर्शन 18वीं सेंचुरी की देन है, जिसमें पियरे आते हैं, विको आते हैं, एंड फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, जर्मनी में हर्ड्यूर एंड स्कॉटिश इतिहास और दार्शनिक जैसे फर्गसन हो गए, मिलर हो गए, रॉबर्टसन हो गए इतिहास की रचना, इतिहास के दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में देखा जाए तो हीगल और सेंट साइमन के लेखों के परिणाम स्वरूप इतिहास का दर्शन एक प्रमुख बौद्धिक प्रभाव बन गया, और इन्हीं दोनों विचारों से कार्ल मार्क्स तथा ऑगस्ट कॉम्टे की रचनाएं भी विकसित हुई। समाज की नवीन धारणा आ गई हमारे सामने, जो कि राज्य की धारणा से बिल्कुल अलग थी। ये सब हमारे इतिहासकारों की ही देन है। तो समाजशास्त्र कहीं अलग से इमर्ज होकर के आया है ऐसी बात नहीं है, या समाज के बारे में कभी बात नहीं हुई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें थी, बेस पहले से प्रिपेयर था, बस हमें प्रॉपर तरीके से उन सारी चीजों को रखना था। बस कहते हैं ना कि एक मैथोडोलॉजी हो, एक प्रॉपर मैथोडोलॉजी हो। नहीं तो अगर होता था ये ना कि लोग अपनी जो विचारधारा था वो रखते थे, अपने अपने तरीके से रखते थे, उतने प्रॉपरली रखते नहीं थे, और सब खिचड़ी समाजशास्त्र की जगह पे खिचड़ी शास्त्र हो जाता है ज्यादा ये। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से रखने का जो सुझाव दिया गया, साइंटिफिक मैथोडोलॉजी यूज करने का जो सुझाव दिया गया, वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया। समाजशास्त्र विषय प्रवेश और परीक्षा के रूप में अगर हम देखें तो समाज की समस्याओं का अध्ययन, जैसे हमने बात की अभी, कि ये प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए अगर देखा जाए तो ये हमारा एक शास्त्र के रूप में माना गया, एक समाजशास्त्र विषय के उदय को विशेष माना गया कि भाई समाजशास्त्र यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिससे कि हम समाज का अध्ययन प्रॉपर तरीके से कर सके। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द को, जैसे मैंने कहा, इंट्रोड्यूस किया था सन, उस समय जो ईयर था वो था 1838, और सोशियो प्लस लॉगस से मिलकर के हमारा जो ये विषय बना हुआ है, सोशियो प्लस लॉगस, क्योंकि ये दो शब्द, सोशियस जो है लैटिन शब्द एंड लोगस जो है ग्रीक शब्दावली से बना हुआ है, और इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये अवैध संतान है दो भिन्न भाषाओं की। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इनका। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दे डाली थी। समाजशास्त्र विषय की परिभाषा प्रारंभ से एक विवादित विषय रही है। लेक्सिंकल्स ने अपनी बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी में परिभाषा निर्धारित करने के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर समाजशास्त्र को परिभाषित करना चाहें, परिभाषा क्यों जरूरी है? परिभाषा इसलिए जरूरी है कि हम विषय तो समझ सके कि आखिर ये विषय है क्या। देखो, जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, चाहे वो आज के हों, चाहे वो पोस्ट मॉडर्न थिंकर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न थिंकर रहे हो, चाहे वो क्लासिकल थिंकर रहे, इन सभी ने जब बात की सोशियोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये हम इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक तौर पे बात करते हैं, कुछ अनुभव के आधार पे बात करेंगे, कुछ विश्लेषण करते हैं चीजों का। तो 3 तरीके हैं जिन तरीकों को अपना करके विचारक जो है अपनी अपनी परिभाषा देते हैं समाजशास्त्र की। तो ऐतिहासिक मार्ग इन्होंने बताया, जो हिस्टोरिकल पाथ। आरंभिक जो समाजशास्त्री थे उनके जो बुक्स थी, उनके जो वर्क्स थे, उनके माध्यम से जाना जा सकता है कि उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु आखिर था क्या। मतलब ये कि लेखकों ने किन तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया था, जैसे कॉम्टे हो गए, स्पेंसर हो गए, दुर्खीम हो गए, ये वेबर हो गए, ये सारे के सारे जो विचारक हैं जो क्लासिकल थिंकर की कैटेगरी में आते हैं, इन्होंने किस तरीके से देखा चीजों को। जैसे हम देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे जो है उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो स्थैतिकी है और दूसरा गतिकी है। सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में बांट दिया था।
और समाजशास्त्र को इन्होंने बताया भी कि भाई समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, मतलब ये हम इसको साइंस की कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल विषय के रूप में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे कि समाज का विषय है तो बिल्कुल हम इसमें साइंस का प्रयोग ही ना करें। उन्होंने पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को लागू करने के लिए कहा। ऑगस्ट कॉम्पटन ने एकदम साफ तौर पे, बहुत बड़े प्रत्यक्षवादी थे ये। दुर्खीम भी उन्हीं के फॉलोअर थे, इसीलिए दुर्खीम को भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे को रिप्रेजेंट करने का जब आगे चल करके काम किया था वो दुर्खीम ने ही किया था। उनके प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को और आगे बढ़ाने का जो काम किया गया था वो दुर्खीम के द्वारा ही किया गया था। और दुर्खीम ने कहा भी कि देखो समाज के बारे में तो बिल्कुल मेरी जो धारणा है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। समाज समाज है, समाज सुई जेनरिस है, सोसाइटी सुई जेनरिस, स्वतः उत्पन्न है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ये अपने आप में इतना देवतुल्य है, ये अपने आप में इतना महान है कि हम इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। व्यक्ति कुछ भी नहीं है समाज के सामने। और समाज जो है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, या समाज में अध्ययन किस चीज का किया जाता है, किस चीज का स्टडी किया जाता है, तो वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सोशल फैक्ट्स की बातें उन्होंने की थी। स्पेंसर ने इसमें परिवार, धर्म, जाति, राजनीति, नियंत्रण, उद्योग सब कुछ रख दिया था। वेबर ने सोशल एक्शन को इसमें, वेबर ने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। तो ये ऐतिहासिक जितने भी हमारे रहे हैं समाजशास्त्र के को परिभाषित करने की क्रम में देखा जाए तो। फिर अनुभव आश्रित मतलब एम्पिरिकल पाथ, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में जो समाजशास्त्री हैं उनकी रुचि किस प्रकार की समस्याओं में है, उनकी अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीजों को। क्योंकि बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी मैगजीन आ रही हैं जिनसे इन बात की जानकारी मिलती चली जाती है। आज जो दौड़ देख रहे हैं समाजशास्त्री, वो देख रहे हैं कि भाई देखो समाजशास्त्र कोई ऐसा विषय नहीं है कि बहुत जिसको इजी मान करके हम चल दें। भाई कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमन बिहेवियर ही अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको अध्ययन करने वाला विज्ञान कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। और सोशोलॉजी में एक नहीं बल्कि समस्त जीवन पूरा, आप जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। आप अपना सिलेबस ही उठा के देख लो, सब कुछ तो है उसमें। उसमें पॉलिटी भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल चीजें भी हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, उसमें कल्चर भी है। कौन सी चीज छुटी हुई बताओ मुझे? कंप्यूटर भी है, कौन सी चीज छुटी हुई है? सब कुछ तो है। तो जितने भी अनुभव आश्रित इंपेरिकल हैं, एम्पिरिसिस्ट है, वो ये कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र को अगर अध्ययन करना है तो भाई उसको बांट लो ब्रांचेस में, क्योंकि उसको हम सोचे कि एक बार में एक पूरे एज अ होल हम स्टडी कर लेंगे, नहीं। तो उन्होंने क्या किया ना कि कहा कि भाई देखो इसको ब्रांचेज में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र हो गया, नगरीय समाजशास्त्र हो गया, औद्योगिक समाजशास्त्र हो गया, परिवार का समाजशास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी भी। और इसमें बहुत सारी मैथोडोलॉजी भी आती चली गई, जिसमें हम देखते हैं एथनो मैथोडोलॉजी, मैक्रो पर्सपेक्टिव हो गए ना, एथनो मैथोडोलॉजी हो गई, फिनोमिनोलॉजी हो गई, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म हो गया, एक्सचेंज थ्योरी हो गई। बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी आते चले गए। तो ये सब कहीं ना एम्पिरिसिस्ट जो है अपना यूज करते हैं इस तरीके से। विश्लेषणात्मक मार्ग की बात करें तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को सिर्फ इस आधार पे ही नहीं समझा जा सकता कि इसके जितने भी फाउंडर रहे उन्होंने किन किन विषयों का अध्ययन किया, या जो हमारे कॉन्टेम्परेरी जो समकालीन जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो कर क्या रहे। इसको इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि जो सिद्धांत पहले से दिए जा रहे हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, हमारा अपना विवेक क्या कहता है, हमारी अपनी बुद्धि का क्या कहती है, हमारे अपना तर्क क्या कहता है। मार्क्सिस्ट अप्रोच दे दिया गया, या कोई भी आइडियोलॉजी हमारे सामने प्रेजेंट कर दी गई एक सिद्धांत के रूप में, एक है ना थ्योरी के रूप में थ्योराइज कर दिया गया, हम उसको एज इट इज मान ले क्या? तो अभी आजकल क्या हो रहा है भाई, एनालाइज भी तो करते हैं हम कि क्या वो जो विचारधारा उस समय में दी गई थी, उस समय समकालीन स्थितियों को देख करके दी गई थी, क्या आज प्रासंगिक है या नहीं। तो ये तीन चीजें हैं जो कहते हैं एलेक्स एंगल्स की, तीन चीजें आधार बनती हैं समाजशास्त्र के।
इस समाजशास्त्र में को कैसे परिभाषित किया जाता है। The origin of term sociology, the word sociology is derived from both Latin and Greek word. The Latin word social means companion and the suffix logy means the study of from Greek. ये Greek से लिया गया था logy शब्द. It was coined in हाँ, अगर फर्स्टली देखा जाए तो फर्स्टली जो है वो कॉइन किया गया था 1780 में बाय फ्रेंच एसेस इम्यूनल जोसेफ इन एन यूएन पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट में इसको लेकिन अगर हम इसको देखें कि मतलब जो एक फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं वो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे कहा जाते हैं जिन्होंने 1838 में शब्द दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट किस तरीके से हमारे पश्चिम में समाजशास्त्र का विकास हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि देखो तो ये स्टेज वाइज डेवलप हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारा विषय जो है वो डेवलप हो गया है, या ऐसा भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम से जो है समाजशास्त्र को हमने सोचा या अगस्त कॉम्टे ने सोचा होगा और तुरंत से इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उसके पहले कोई समाज के बारे में बात नहीं हुई, उसके पहले कोई बेस नहीं था। बेसलेस बातें तो आगे बढ़ भी नहीं पाती ना। तो टीबी वोटोमोर ने बहुत प्रॉपर तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि देखो 4 स्टेजेस हैं ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताया, फर्स्ट स्टेज में जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो इन हिज बुक द रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल प्रेजेंटेड सोसाइटी इन अ नैरो वे थ्रू हिज बुक्स एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट जरूर किया गया था प्लेटो के द्वारा और अरिस्टोटल के द्वारा या सोक्रेटिस के द्वारा। इन लोगों ने बताया, इन लोगों ने बात की, पारिवारिक जीवन के बारे में भी, रीति रिवाज के बारे में भी, स्त्रियों की स्थितियों के बारे में बात की, सोशल प्रॉब्लम के बारे में भी बात की थी, लेकिन उतना प्रॉपरली वो कर नहीं पाए थे क्योंकि उनका जो संदर्भ था वो राजनीतिक था, पॉलिटिकली बात करते थे। फिर कहते हैं कि सेकेंड स्टेज आता है। सेकेंड स्टेज क्या है, जो कि 6 टू 14 सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन की जो अधिकांश जितनी भी व्याख्याएं हुआ करती थी ना, मेटाफिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, मतलब कि दार्शनिक भाषा में हुआ करती थी, जिसमें समय समय पर धर्म का भी सहारा ले लिया जाता था। तो दर्शन और धर्म दोनों मिले जुले थे। तो इसमें अगर हम देखें कि प्रिंसिपल थिंकर्स कौन थे, तो दाते एंड एक्विनस थे, जो कि यहाँ पे मुख्य विचारकों के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड आता है, ओके, थर्ड आता है, थर्ड स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th सेंचुरी sociology began to take its shape and at this time society and state were used in the same sense. फिर इस काल में देखा जाए 15th सेंचुरी में, तो समाजशास्त्र का जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, यहीं से तैयार होना प्रॉपरली शुरू हो जाता है। इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। इसमें हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं। ये जो प्रोमिनेंट थिंकर थे उस समय के, लीडिंग थिंकर एट दिस टाइम, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, या फिर धन चोरी है ना, प्रोधो भी आते हैं इसी संदर्भ में। इन लोगों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि अलग अलग प्रकार का था, समाज के से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में इन्होंने बात करी थी। फिर जो फोर्थ स्टेज आती है, स्टार्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से शुरू होता है। द टू मेजर इवेंट्स ऑफ दिस टाइम आर इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो औद्योगिक क्रांति थी और जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी, इन दोनों क्रांतियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी समाजशास्त्र के विकास में, समाजशास्त्र के इमरजेंस में, उद्भव में। ठीक है, तो इन सारी चीजों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो हो गई हमारी कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए वेस्ट में किस तरीके से जो है विकास हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और लेकर के आएंगे अपना सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से इसकी परिभाषाएं हैं समाजशास्त्र की, और क्या क्या इसका कंटेंट है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, विषय वस्तु क्या होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखें तो 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया। 1919 में यहाँ नागरिक शास्त्र प्लस समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। पैट्रिक गिट्स के पहले अध्यक्ष बने थे। 1924 में गिट्स की जगह जीएस कुरियर अध्यक्ष बने और आगे चलकर के उसमें भुरिया और कपाड़िया आदि जुड़ गए। 1917 में विश्वनाथ सील के प्रयासों से कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो सकी। राधाकमल मुखर्जी विनय सरकार इसी से संबंधित थे।
1920 में विश्वनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो ये डेट्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो अब ज्यादातर आप देख रहे हो ना कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाज का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इरावती कर्वे इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी। 1952 में जीएस गुर्जे के सौजन्य से इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। डीएफ पोकॉक और ड्यूमो ने कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1920 में पहली बार में समाजशास्त्र की शोध पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में यानी भारत में किस तरीके से समाजशास्त्र का विकास होता है। इससे संबंधित और भी फैक्ट्स जितने भी मिलते चले जाएंगे मैं ऐड करते चली जाऊंगी। इसका एक और वीडियो इससे ही रिलेटेड यानी इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड आएगा, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं छोड़ देखेंगे और जल्दबाजी में अगर वीडियो चला करके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट भी सकती हैं। तो अगर पढ़ना है तो प्रॉपर होकर के सीरियस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड हाँ, संभव यस वीकेंड पर आपका जो बैच कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, वो आ चुका है। कल से क्लासेस यानी 27 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट मत करिए, एकदम मिनिमम प्राइस पर आपको जो कोर्स है वो मिल रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।